हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर 100K सब्सक्राइबर्स। फाइनली हमने 100K का गोल कंप्लीट कर ही लिया। लेकिन मानवा की स्टार्टिंग से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फैंग वाला मानवा ऑन गोइंग है और इसमें टोटल 290 चैप्टर्स थे। और आज इस वीडियो में मैं चैप्टर 287, 88 और 89 को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यानी कि इसके बाद सिर्फ एक और वीडियो आएगी। और जैसा कि मैंने कहा, ये मानवा ऑन गोइंग है, इसका मतलब अब से इसके वीकली चैप्टर्स आएंगे, तो इसके एपिसोड्स भी वीकली आएंगे। इसी कारण से मैं एक न्यू मानवा को स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसका मैं पहला एपिसोड कुछ ही दिनों में डाल दूंगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में फैंग ने एक बहुत बड़ा धमाका कर दिया था, जिस कारण से एक बंदा और लीडर के 5 कमांडर मारे गए थे। ये जानकर वो दोनों गुस्से में फैंग को मारने की बात कहते हैं। फिर लीडर फैंग के ऊपर अटैक कर देते हैं और उसके ऊपर भारी पड़ना शुरू कर देते हैं। ये देखकर फैंग अपना सेबर निकालता है उन्हें जान से मारने के लिए, जिस कारण से फैंग की हालत खराब होना शुरू हो गई थी। जब ये सब लीडर देखते हैं, तब वो अपने आदमियों को जल्दी से अटैक करने का बोलते हैं, ताकि फैंग अपने सेबर का यूज ना कर पाए। फिर फैंग अपने सेबर का यूज कर देता है, जिस कारण से हर जगह रेड ऑरा सा फैल जाता है। ये देखकर जी कहती है, क्या ये बंदा सही में जनरल लेवल के रैंक पर है। इधर फैंग उस सेबर का यूज करने के बाद एक डार्क से जगह पे पहुंच गया था और सोच रहा था, क्या मैं मर गया हूँ? मैं तो कुछ भी फील नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने उन सबसे फाइट क्यों किया? मैं पैसों के पीछे अंधा हो गया था और सबको मारे जा रहा था, मगर मुझे ये पता नहीं चला कि ये छोटी सी फाइट आगे जाकर वॉर में बदल जाएगी। मैं अभी जिंदा रहना चाहता हूँ, मुझे मौत से बहुत डर लगता है। ये कहते हुए फैंग की बॉडी में एनर्जी फ्लो होना शुरू हो जाता है और वो वापस से उठकर खड़ा भी हो जाता है। फैंग अपने लाइफ एसेंस का यूज कर रहा था, जो उसने अपने पेट में स्टोर में रखा हुआ था। ये देखकर लीडर कहता है, फैंग तुम तो मेरी सोच से भी बढ़कर हो, मगर फिर भी तुम जिंदा बचकर नहीं जा सकते हो। ये सुनकर फैंग उसके ऊपर हमला करते हुए कहता है, आज जो मरने वाला है वो तुम हो, मैं नहीं। मैं तुम्हारे QI और एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लूंगा। फिर फैंग उसे पंच मारते हुए उसे जान से मार देता है। ऐसा करते ही उसकी बॉडी गोल्डन बन जाती है और गोल्डन सांजिनो गेट ओपन हो जाता है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। तभी वहाँ पर याओ और हाओ आ जाते हैं। हाओ आते ही उसकी तारीफ करते हुए कहता है, तुम तो कमाल के हो, तुमने आते ही अपर रैंक 7 को मार दिया। उन्हें देखकर फैंग पूछता है, तुम दोनों साथ में क्या कर रहे हो? तब याओ बताता है, मैं तो दुश्मन से फाइट करते हुए याओ से मिल गया था, उसके बाद मैं उसके साथ यहाँ पर आ गया तुम्हारी हेल्प करने के लिए। तभी फैंग नोटिस करता है याओ अब रैंक 7 बन चुका है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। ये सुनकर याओ हंसते हुए कहता है, ये एक बहुत लंबी स्टोरी है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। वैसे अगर तुम कोई भी रूइन देखते हो तो वहाँ पर घुस जाना, उससे तुम्हारी एनर्जी और कल्टीवेशन लेवल बढ़ जाएगा। ये सुनकर फैंग हाँ में जवाब देता है। फिर फैंग कैलकुलेट करने लगता है उसके पास अभी कितने वेपन्स हो चुके हैं। आगे बढ़ते हुए उसे एक रूइन दिखता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इधर फैंग नोटिस करता है गेट के बाहर एक स्केलेटन पड़ा हुआ है। फिर वो अंदर जाकर इधर उधर कुछ ढूंढने लगता है। फैंग सभी जगह वेपन एनर्जी को देखता है, मगर उसे कुछ भी नहीं मिलता। तभी उसे स्केलेटन के हाथ में एक पेंडेंट दिखता है, जो कि स्टोरेज रूम की तरह काम करता है। तभी उसे एक टोकन भी मिलता है, जिसे देखकर वो शॉक्ड होता है और खुश भी। उसके बाद फैंग सोचने लगता है, मुझे 3 रूइंस मिल चुके हैं, मगर उसके अलावा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डेड बॉडीज है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब मुझे बाहर जाना चाहिए। मुझे नहीं पता वो जी मेरे बारे में क्या अफवाह फैला रही होगी। आखिर में लड़कियां बहुत ज्यादा क्रूएल होती है। दूसरी तरफ हम जी को देखते हैं, जो अपने लीडर को बता रही थी कैसे फैंग मोटा बनने का नाटक कर रहा था और उसके सभी साथियों को एक के बाद एक मारे जा रहा था। इधर हम मिनिस्टर को देखते हैं, जिसके पास याओ आकर बताता है कैसे फैंग और मोटे के जान के पीछे बहुत लोग पड़े हुए हैं। ये देखकर मोटे के ग्रैंडपा कहते हैं, क्या मेरे बच्चे के जान के पीछे अभी भी लोग पड़े हुए हैं? तभी वहाँ पर मोटा रोते हुए आ जाता है और ग्रैंडपा के पैर पकड़ते हुए पूछता है, क्या आप यहाँ पर मेरी जान बचाने के लिए आए हो? ग्रैंडपा, आप उन सभी को मार दो। ये सुनकर वो कहते हैं, तुम यहाँ पर फेमस हो ना, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? ये सब करते हुए फिर वो उसे मारते हुए रोने के लिए मना करते हैं। वहाँ पर खड़े सोल्जर सोचने लगते हैं, जिस बंदे ने हमारे ऊपर अटैक किया था ये तो वो नहीं है। तब मोटा जाकर उनसे पूछने लगता है, क्या मैंने तुम सबके ऊपर अटैक किया था? झूठ मत बोलो तुम सब। तब मिनिस्टर बोलते हैं, मगर यहाँ
यहाँ पर तो अफवाह फैली हुई है कि तुमने ही सबको मारा था। फैंग, क्या तुम समझाने की कोशिश करोगे यहाँ पर क्या चल रहा है? तब फैंग कुछ सोचते हुए कहता है, ये तो बहुत ही लंबी कहानी है, मैं आपको आराम से बाद में समझाऊंगा। फिर फैंग वहाँ पर चूजे की तरह बैठ जाता है। उसे देखकर सोल्जर कहने लगते हैं, इस बंदे ने ही तो हमारे ऊपर अटैक किया था। ये सुनकर फैंग गुस्से में पूछता है, क्या तुमने मुझे ही देखा था? तब वो सब डरते हुए मना करने लगते हैं। तभी जी चिल्लाते हुए कहती है, इसने अपना ऑरा छुपा लिया था, मगर इसी ने हमारे ऊपर हमला किया था। तब फैंग बोलता है, आप इतना झूठ कैसे बोल सकती हो? मैंने तो सोचा भी नहीं था आप इतना नीचे गिर सकती हो। आज तो मैं तुम्हें एक्सपोज करके रहूंगा। मिनिस्टर, आप मुझे परमिशन दीजिए बोलने की। माना मैंने ह्यूमंस और मॉन्स्टर क्लैन दुश्मन है, मगर आज का मैटर मॉन्स्टर क्लैन से ज्यादा हमें अफेक्ट करेगा। जब हम मतलब मैं और मोटा यहाँ पर एंटर किए थे, तब मैं डिमोनिक बीस्ट के पास छुप गया था, मगर तभी हमें किसी ने अप्रोच किया और वहाँ पर अपने मैटर के बारे में बात करने लगा। ये कोई और नहीं बल्कि जी और मिनिस्टर थे। ये दोनों रूलर्स को धोखा देकर एक दूसरे से शादी करना चाहते थे और इस किंगडम पर राज भी। जी ने तो ये भी कहा था कि वो मॉन्स्टर क्लैन के सभी जीनियस को मार देगी, खास तौर पर यहाँ के लीडर्स को। ये सुनकर जी गुस्से में पूछती है, तुम इतना झूठ कैसे बोल सकते हो? तब मिनिस्टर उसे चुप होने को बोलते हैं ताकि फैंग अपनी बात को पूरा कर सके। फिर फैंग एक लंबी चौड़ी कहानी सुनाने लगता है जिसके अंदर हल्की सी भी सच्चाई नहीं थी, बस वो कहानी झूठ से भरा हुआ था। तब जी गुस्से में कहती है, मैं तो सिर्फ रैंक 6 पर हूँ, मैं ह्यूमंस को धोखा देने के बारे में कैसे सोच सकती हूँ? जिस पे फैंग बोलता है, ह्यूमंस हमेशा तुम्हारे से वीक रहे हैं, इसीलिए तुम ऐसा अच्छा मौका अपने हाथों से कैसे जाने दे सकती हो? तुम्हारे अकॉर्डिंग मैंने रैंक 7 के लीडर को मारा है, फिर तुम ह्यूमंस के खिलाफ जाकर हमारे ऊपर अटैक क्यों नहीं कर सकती? क्या तुम स्टूपिड हो या फिर मुझे स्टूपिड समझती हो? ये सुनकर मिनिस्टर सोचते हैं, ये फैंग इतने सच के साथ झूठ कैसे बोल देता है। फिर फैंग मिनिस्टर को अपना लाया हुआ पेंडेंट दे देता है। तब वो कहते हैं, मुझे ऐसे मत देखो, मैं तुम्हें ये वापस कर दूंगा। फिर फैंग से पूछा जाता है, क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? तब फैंग बोलता है, बिल्कुल नहीं, अगर आप लोगों को मेरे ऊपर बिलीव नहीं है तो आप सभी मुझे चेक कर सकते हो। फैंग यहाँ पर साबित करना चाहता था उसने डिवाइन वेपन को नहीं लूटा है। ये देखकर जी चिल्लाते हुए पूछती है, क्या तुम्हारे पास कोई स्टोरेज वेपन नहीं है? उसके बाद मोटे को भी चेक किया जाता है। तब जी कहती है, वैसे मेरे लिए डिवाइन वेपन कोई बड़ी बात नहीं है। ये सुनकर फैंग गुस्से में कहता है, अगर मुझे चेक किया जा सकता है तो फिर तुम इसे क्यों नहीं चेक करते? तुम इस कैटाकॉम्ब की क्वीन बनना चाहती हो, एक बार तुम अपने आप को देखो। जिस पे मिनिस्टर कहते हैं, अगर तुम चेक नहीं करने देना चाहती हो तो मत दो। इधर जी अपने कपड़े उतारने से बहुत ज्यादा शर्मा रही थी। उसके बाद मिनिस्टर गुस्से में कहते हैं, अब तुम्हारे फादर या फिर ग्रैंडफादर ही क्यों ना आ जाए, अब हमारे बीच में रिलेशन अच्छे नहीं हो सकते हैं। तभी वहाँ पर लीडर भी भागते हुए आ जाता है और देखता है यहाँ का पूरा एटमॉस्फेयर ही खराब हुआ पड़ा है। वो अपने अंकल के पास जाता है बताने। तभी वो वहाँ पर फैंग को भी नोटिस करता है जो आराम से चिल कर रहा था। ये देखकर वो कुछ भी नहीं बोल पाता। उसके बाद फैंग और मिनिस्टर वहाँ से चले जाते हैं। उसके जाने के बाद लीडर सब कुछ बताने का ट्राई करता है, मगर उसे रोक दिया जाता है क्योंकि अब इन बातों से फर्क नहीं पड़ने वाला था। अब हम मोटे के ग्रैंडपा को देखते हैं जो फैंग से कहते हैं, तुमने मेरा रेपुटेशन बहुत ज्यादा खराब कर दिया है, मगर कोई बात नहीं, अब तुम अपना ध्यान रखना। फिर मिनिस्टर उन्हें थैंक्स बोलकर वहाँ से ले जाने लगते हैं और उसके ऊपर गुस्सा करते हैं कि तुम ऐसे ही किसी को भी जान से नहीं मार सकते हो। तब फैंग पूछता है, क्या मुझे मेरा पेंडेंट वापस मिल सकता है? तब वो कहते हैं, अब वो मेरा हो चुका है, तुमने ही कहा था ना, तुमने मेरे से उधार लिया था और तुमने जो भी यहाँ पर चुराया है उसे मेरे हवाले कर दो। ये सुनकर फैंग कहने लगता है, नहीं तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास बस 3 स्वॉर्ड है, आप उसे ले लेना। तभी वहाँ पर उसके साथी आ जाते हैं और कहते हैं, चलो सभी डिवाइन वेपन का बंटवारा करते हैं, कम से कम 50 या 60 तो होगा ही। ये सुनकर मिनिस्टर और फैंग दोनों ही शॉक्ड होते हैं। उसके बाद मिनिस्टर उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए सभी को अपने बातों में फंसा लेते हैं, जिस कारण से सब रोते हुए डिवाइन वेपन उन्हें देने को रेडी हो जाते हैं। तब फैंग कहता है, मैं भी 12 डिवाइन वेपन को डोनेट करने के लिए रेडी हूँ। अब हम देखते हैं सभी कैटाकॉम्ब से वापस जाने लगते हैं। तब फैंग पूछता है, जब हम यहाँ पर आए थे तब ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल था, मगर अब तो मुझे स्टेबल दिख रहा है। जिस पे मिनिस्टर बताते हैं, एक साथ बहुत सारे हाई रैंक के मॉन्स्टर मारे जा चुके हैं और उस टाइम पर एक साथ बहुत सारे हाई रैंक के फाइटर्स भी आए थे, जिस कारण से ये स्टेबल नहीं दिख रहा था। हम तुम सबको टाइम देना चाहते हैं ताकि तुम सब अच्छे से ग्रो हो सको। आने वाले 8 सालों में तो तुम सब अच्छे से ग्रो कर ही लोगे। ये सुनकर फैंग सोचने लगता है, तब तक तो ग्रेट वॉर भी स्टार्ट हो जाएगा।
जैसे ही सब वापस आते हैं वैसे ही सब अपने फैमिली से मिलने के लिए चले जाते हैं। इधर फैंग स्कूल में आता है जहाँ वो देखता है सभी के सभी स्टूडेंट्स तो हॉलीडे पर है, बस कुछ नए बच्चे ही स्कूल आए हुए हैं। ये देखकर उसका सिर दर्द होने लगता है। अब उसे समझ नहीं आता आखिर वो शो ऑफ किसके सामने करे। शो ऑफ करे बिना उससे नहीं रहा जाता है। दूसरी तरफ सभी टीचर्स मीटिंग कर रहे थे जहाँ डीन कहते हैं फैंग तो अब तक गुस्से में आग बबूला हो जाएगा, आखिर वो आज किसके सामने शो ऑफ करेगा। तब सरीना कहती है उसके ऊपर ध्यान मत दो, उससे हम कल मिलेंगे, तब तक उसका एटीट्यूड भी कम हो चुका होगा। अभी हम खाने पर ध्यान देते हैं। तभी उन्हें एक बहुत ही तेज की रोशनी नजर आती है। उन्हें ऐसा लगता है बहुत सारे डिवाइन वेपन एक जगह पर आ गए हैं। दूसरी तरफ किन सबको बता रहा था हम सब वापस आ चुके हैं और अपने साथ बहुत सारे डिवाइन वेपन लेकर भी आए हैं। तब फैंग उसे कहता है ये रहा 22 डिवाइन वेपन, तुम इसे रख लो और मेरी तरफ से ऐसे ही करते रहो। टीचर्स तो मेरे से मिलने के लिए आए ही नहीं, ये सभी मिनिस्टर को बिलोंग करते हैं। अगर तुमने एक वेपन को भी गुम कर दिया तो वो तुम्हें जान से मार देंगे। उसके बाद फैंग अपनी स्टोरी सुनाना शुरू कर देता है जिसमें आधी सच्चाई होती है और आधा झूठ। ये सुनकर टीचर सोचते हैं हम यहाँ पर बेकार में ही आए हैं, हमें पता था यहाँ पर कुछ ऐसा तो होने वाला है। उसके बाद फैंग सभी स्टूडेंट्स को अपना ध्यान रखने को बोलता है और सरीना से कहता है मैंने एक वॉर को स्टार्ट करने का प्लान बनाया है। मैं टियानमेन सिटी के साथ फाइट करना चाहता हूँ। हम भले ही पूरे कैटाकॉम्ब को डिस्ट्रॉय ना कर पाए मगर एक सिटी को तो आराम से डिस्ट्रॉय कर ही सकते हैं। ये सुनकर सरीना उसका सिर पर मार के अंडा निकाल देती है। तब वो कहने लगता है मैं तो सिर्फ प्लान बता रहा था, अभी हमें प्रिंसिपल से पूछना पड़ेगा, उनके हाँ कहने के बाद ही हम आगे बढ़ पाएंगे। फिर हम देखते हैं कि प्रिंसिपल दीवार के पीछे छुपकर उन सबकी बातें सुन रहे थे और मनीमान कहते हैं चलो तुम सब सेंसिबल हो, नहीं तो आज मैं तुम्हें मार देता सभी चीजों को सेटल करने के लिए। इधर किन फैंग के पास आते हुए कहता है क्या तुम मुझे एक डिवाइन वेपन दे सकते हो, जिस पे फैंग उसे बताता है अभी वो उस लेवल पे नहीं पहुंचा है और हम दोनों एक दूसरे से महीनों से दूर थे, फिर भी तुम सिर्फ पीक रैंक 5 तक ही पहुंच पाए। तुम्हारे हाथ में डिवाइन वेपन पड़ना मतलब बेकार होना है। उसके बाद फैंग एक मटेरियल को प्रोड्यूस करता है जो कि हाई रैंक वाले करते हैं। फिर किन उसे खाते हुए कहने लगता है क्या तुम सही में उसे प्रोड्यूस कर सकते हो। वैसे मैं बता दूं मैं लगभग रैंक 6 पे पहुंच चुका हूँ, मैं वीक नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ डुअल कर सकता हूँ जैसा तुमने सॉन्ग से किया था। ये सुनकर फैंग उसके मुंह खींचते हुए पूछता है क्या तुम अपनी इज्जत को दांव पे लगाना चाहते हो, तुम्हें पता है ना डुअल में कौन जीतेगा। जिस पे किन कहता है तुमने ही तो कहा था हम सेम ब्लड से बिलोंग करते हैं और ये भी देखो तुम यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले मेरे से मिले। जब तुम आए थे तब मैं रैंक 3 पर था और तुम उस वक्त एक मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं थे। सोचो क्या एक मार्शल आर्टिस्ट तुम्हारे जैसे इंसान से बात करेगा, मगर मैंने तुमसे किया था। ये सब किस्मत का खेल था जो हमें पास लेकर आया है। चलो अब मान भी जाओ, मेरा स्ट्रेंथ बढ़ाने में मेरी हेल्प करो। जिस पे फैंग उसे बताता है वो टियानमेन सिटी को डिस्ट्रॉय करने वाला है। ये सुनते ही किन एक्साइटेड होते हुए कहता है फिर तो मैं भी जल्दी से ब्रेक थ्रू कर लेता हूँ ताकि मैं भी उस सिटी को बर्बाद कर सकूँ। फिर हम न्यूज में देखते हैं जहाँ हर तरफ बताया जा रहा था याओ अब ग्रैंड मास्टर बन चुका है। ब्रेक थ्रू करने के बाद ये न्यूज ओल्ड मैन भी देख रहे थे और पूछते हैं तुम्हारा क्या कहना है, हर कोई तुम्हें याओ से कंपेयर कर रहा है। जिस पे फैंग स्माइल करते हुए कहता है इसमें कुछ बोलने वाली बात नहीं है, कुछ दिनों बाद मैं वापस रिकॉर्ड तोड़ दूंगा, मैं पहला ग्रैंड मास्टर बनूंगा जो इतने यंग एज में बना है। वैसे ये जो हाई रैंक के डेड बॉडीज मिले हैं इनका क्या करना है। जिस पे ओल्ड मैन बताते हैं इनके बॉडी में बहुत ज्यादा QI है, इन डेड बॉडीज को कल्टीवेशन के लिए यूज किया जाएगा। ये सुनकर फैंग स्माइल करते हुए कहता है अब तो मुझे सभी रैंक 3 वालों को इकट्ठा कर लेना चाहिए ताकि वो इस QI का यूज करके ब्रेक थ्रू कर सके या अपने स्ट्रेंथ को बढ़ा सके। ये सुनकर प्रिंसिपल उसे सुनाने लगते हैं कि कैटाकॉम्ब में जाकर अकेले लड़के अपनी जान को दांव पे लगाने की क्या जरूरत थी। ये सुनकर फैंग उससे माफी मांगने लगता है। दूसरी तरफ हम मिनिस्टर को देखते हैं जो एक लिस्ट को देखते हुए कहते हैं कुछ सालों में माउ ने बहुत ज्यादा ग्रो किया है मगर ये एक ब्लेसिंग और बर्डन दोनों का काम कर रहा है। प्रिंसिपल चाहते हैं वो टियानमेन सिटी पर अटैक करे और हम सब बचे हुए मुद्दों को सुलझाए। जिस पे कमांडर कहते हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है मगर हमें अभी से सब कुछ प्लान करके चलना पड़ेगा, नहीं तो हम कैटाकॉम्ब के सभी ट्रूप्स को नहीं बचा पाएंगे। उसके बाद मिनिस्टर डिसाइड करते हैं वो कैटाकॉम्ब के किंग से हेल्प मांगेंगे। इसके लिए पहले तो कमांडर तैयार नहीं होते लेकिन बाद में उनकी बात मान जाते हैं। अब हम फैंग को देखते हैं जो सबसे ऊंची बिल्डिंग के ऊपर उड़ रहा था। तब लुई पूछती है ये वहाँ पर कब से खड़ा है। जिस पे उसकी साथी कहती है ये तो यहाँ पर बहुत टाइम से खड़ा है और ये फिर से शो ऑफ करने के लिए वहाँ पर खड़ा है, वहाँ पर तो ज्यादा विंड भी नहीं चल रहा और ये ऊपर से रैंक 7 पे पहुँचने वाला है। फिर ये कैसे हो सकता है कि विंड उसके कपड़ों को ऐसे हवा में उड़ा रही है। तभी अचानक
अचानक से वहाँ पर लाइट चमकने लगती है। ये देखकर सभी सोचते हैं क्या फैंग ने वापस से ब्रेक थ्रू कर लिया है या फिर इसने सांजिनो गेट को ओपन कर लिया। नहीं नहीं, ये तो किन है, क्या हमें टीचर को बुलाना चाहिए। वैसे ये फैंग के सामने ही ब्रेक थ्रू क्यों कर रहा है, हो सकता है उसके सामने ब्रेक थ्रू करना आसान हो। इधर किन मनी मन सोच रहा था, अब मुझे समझ आ रहा है फैंग सबके सामने शो ऑफ करते हुए ब्रेक थ्रू क्यों करता है। यहाँ पर लोगों के ऐसे फेस को देखकर कितना मजा आ रहा है। मगर फैंग भी कहाँ उससे कम था, वो भी अपना सांजिनो गेट ओपन करते हुए जल्दी से रैंक 7 में ब्रेक थ्रू करने का ट्राई करता है। हर तरफ लाइट ही लाइट फैल जाता है। ये देखकर ओल्ड मैन शॉक्ड होते हुए पूछते हैं, इतना ज्यादा वाइटिलिटी, क्या ये सच में एक इंसान है। प्रिंसिपल भी ये सब देखकर शॉक्ड होते हैं और उनका मुंह तो खुला का खुला रह जाता है। तभी वो देखते हैं फैंग के अंदर से बहुत सारा एनर्जी निकल रहा है। ये देखकर वो सोचते हैं कहीं ये फिर से शो ऑफ तो नहीं कर रहा। उसके बाद वो इंजर्ड स्टूडेंट को भेज देते हैं फैंग की एनर्जी को अब्सॉर्ब करने के लिए। तब फैंग कहता है प्रिंसिपल अब डॉक्टर्स को बुला लीजिए, ये गेट मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बना रही है, ये मेरे से नहीं हो पाएगा, आप मेरी हेल्प कीजिए। हम देखते हैं टीचर बाई का हाथ वापस से ग्रो कर जाता है फैंग की एनर्जी की हेल्प से। उसके बाद बहुत सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स भी अपने आप को हील करते हैं उसके एनर्जी की हेल्प से। ये देखकर फैंग को बहुत ही खुशी होती है कि चलो उसकी एनर्जी काम तो आ रही है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना।